गलती हो गई महाराज, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी को किसी चीज की भनक भी ना लगे और हमारा काम भी हो जाए। सरसू ने कहा, तुमने शिकार कर लिया, अब हमारी बारी। कहते हुए हेक्टर ने अपने लंबे पंजों से जैकी की गर्दन को दबोच लिया। जैकी उसकी भयानक पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाया, वो छटपटाता रहा। हेक्टर ने उसे खिलौने की तरह एक हाथ में उठा लिया। जैकी के पांव हवा में लहरा रहे थे। हेक्टर अपनी गहरी आंखों से उसकी तरफ घूर रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी छोटी हो रही थी। जैकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपनी बेल्ट में रखा हुआ चाकू निकाला और हेक्टर के चेहरे पर वार कर दिया। हेक्टर का गाल उस चाकू से पूरी तरह कटता चला गया, लेकिन हेक्टर जरा भी नहीं हिला। उसे जैसे दर्द ही नहीं हो रहा था। अब खेल खत्म करो बच्चे, अपने ईश्वर को याद कर लो। जाने का समय हो गया, तुम्हारी बची हुई उम्र मुझे दे दो। कहते हुए हेक्टर ने अपना मुंह खोला। उसका मुंह किसी मगरमच्छ की भांति भयानक रूप से खुला और इसी के साथ जैकी के शरीर से चमकीला धुआं निकलकर हेक्टर के खुले मुंह में समाने लगा। जैकी बुरी तरह तड़पने लगा, लेकिन हेक्टर की पकड़ से वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। जैसे जैसे हेक्टर ने उसके शरीर से निकलता धुआं खींचना शुरू किया, वैसे वैसे उसके चेहरे की झुर्रियां कम होने लगी। उसके गाल का जख्म अपने आप भरने लगा। आखिरकार चीखता हुआ जैकी पूरी तरह शांत हो गया। उसका शरीर पूरी तरह काला पड़ चुका था। वो जैसे पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो चुका था। उसकी शक्ल भी अब पहचान में नहीं आ रही थी। हेक्टर ने उसे सावधानी से फर्श पर रखा। सरसू, हमारे संग्रह में 2 और मूर्तियां हो गई। जाओ, इन्हें भी हॉल में मूर्ति स्थान पर सजा दो। हेक्टर ने कहा, बचे हुए लोगों को भी तो शिकार करना है। सरसू ने कहा, हाँ, आज तक यहां से कौन वापस जा पाया है जो वो चले जाएंगे। दोनों दोस्तों के गायब होने के बाद अब सभी चौकन्ने हो जाएंगे। हेक्टर ने कहा, लेकिन उनके चौकन्ने होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरसू ने कहा और हंस पड़ा। आयुष जोरों से चीखा और उसकी नींद खुल गई। उसकी चीख सुनकर भानु और ऋषिका भी घबरा गई। दोनों उसके पास पहुंचे। वो पसीने से तरबतर हुआ पड़ा था। क्या हुआ आयुष, कोई सपना देखा क्या? ऋषिका ने पूछा। क्या वो सपना था? हम सब ठीक है, हम कहाँ हैं? आयुष ने पागलों की तरह कमरे में नजरें घुमाना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, हम सब ठीक है। तुम गहरी नींद में थे और कोई बुरा सपना देखकर जाग गए। कमाल है इस जगह में, जो भी यहाँ सोता है वो बुरे सपने जरूर देखता है। पहले ऋषिका ने देखा और अब तुमने क्या नया देखा? भानु ने पूछा। मैंने देखा कि इस महल में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। लोग मर रहे हैं। इसमें रहने वाले लोग इंसान नहीं हैं, वो कुछ और ही हैं जो लोगों का शिकार करते हैं। वो मोंटी वाले ग्रुप के कुछ बंदे उनका शिकार बन गए। उस बुढ़े हेक्टर और सरसू ने मिलकर उन्हें खत्म कर दिया या उनके साथ कुछ अजीब सा किया। आयुष ने कहा। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये बस एक बुरा सपना था, तो इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, फिलहाल रात के 1 बज रहे हैं। 3 घंटे बाद सुबह होना शुरू हो जाएगी। उजाला दिखाई देते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन तब तक अपनी घबराहट पर काबू रखो। बस 2-3 घंटों की और बात है। अचानक भानु को बाहर कुछ शोरगुल से सुनाई दिया। उसने दरवाजे से झांक कर देखा। मोंटी और सैंडी के चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थी। दोनों परेशान नजर आ रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है। मोंटी और सैंडी परेशान हैं, घबराए हुए हैं। कुछ तो जरूर हुआ है, भानु ने कहा। उसकी बात सुनकर दोनों दरवाजे के पास कान लगाकर खड़े हो गए। ये दोनों कहां चले गए? अब तक तूने वापस आ जाना चाहिए था। वो वाकई रास्ता तो नहीं भटक गए? मोंटी ने कहा। कुछ गड़बड़ हुई है। ये महल लाख बड़ा सही, इसकी गलियों में कोई भटक भी जाए तो भी 1-1.5 घंटे में वो रास्ता खोज ही लेगा। और दोनों ने बकायदा कहा था कि वो दीवारों पर मार्किंग करते हुए जाएंगे। सैंडी ने कहा, यार हमें अलग अलग जाना ही नहीं चाहिए था। अलग होने पर ही गड़बड़ हुई है। मैंने पहले ही कहा था कि खजाने की खोज में हमें एक साथ होना चाहिए। पुराने महलों का कोई भरोसा नहीं होता यार, यहाँ खतरों की कमी नहीं होती। मेरे ख्याल से यहाँ बहस करके समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम उन्हें मिलकर खोजते हैं। शायद कुछ पता चल जाए, या हो सकता है उन्हें भारी माल मिल गया होगा जिसे समेटने में ही उन्हें इतना टाइम लग रहा हो। मोंटी ने कहा, लेकिन लापरवाही नहीं, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। मोंटी, पिस्तौल निकाल ले, अनलॉक करके रख, कभी भी काम आ सकती है। बुड्ढों से कोई खतरा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर खतरा हुआ तो बिना हिचक उन्हें ठोक देना, सैंडी ने कहा। उसकी बात सुनकर मोंटी ने पिस्तौल निकाल ली और दोनों उन गलियों की तरफ बढ़ गए जहां कुछ देर पहले
जैकी और पिंकी गए थे। जैकी, पिंकी, कहाँ हो यार तुम लोग? यहाँ चल क्या रहा है? मोंटी चीखा। अबे चीख मत, धीरे धीरे बोल, खामखा बुड्ढों को जगा देगा। सैंडी ने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों गलियारे में आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों शांत थे, इतने शांत कि वे दोनों एक दूसरे की सांसों की आवाज तक को सुन पा रहे थे। अगर उनके हाथ में टॉर्च नहीं होता तो गलियारों में देखना मुश्किल हो जाता। यहाँ तो वाकई गलियों और कमरों का जाल बिछा हुआ है। आवाज देते हुए चलना ही ठीक रहेगा। वो दोनों अगर किसी गली में होंगे तो हमें सुन लेंगे, मोंटी ने कहा और दोनों आवाजें देते हुए आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। ठंड के बावजूद उनका बदन पसीने से भीग रहा था। यार इन डरावनी गलियों में ऐसा लगता है जैसे अंधेरों में छिपा कोई जानवर अचानक हमारे सामने ना आ जाए, मोंटी ने कहा। अपनी हॉरर स्टोरीज अपने पास ही रख, ये सही मौका नहीं है सुनाने का। कहते हुए सैंडी ने वापस पिंकी और जैकी को आवाज लगाई, लेकिन उन्हें किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ भानु, आयुष और इशिका उनकी बातें सुनकर हैरान परेशान हो चुके थे। ये लोग कर क्या रहे थे? ये लोग यहाँ किसी खजाने वगैरह की तलाश में आए थे। मतलब इनकी नीयत शुरू से ही साफ नहीं थी। उसके लिए ये किसी का भी कत्ल करने के लिए भी तैयार थे। मतलब हम इतने देर तक कातिलों के साथ थे। इशिका हैरान थी। वो अलग बात है, जरूरी बात यह है कि उनके दो साथी काफी देर से लापता हैं। उनसे उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और वो उन्हें खोजने गए। भानु ने कहा, मैंने सपने में देखा था उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई है। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है यार। मुझे शुरुआत से ही नेगेटिव वाइब्स आ रही थी इस जगह को लेकर। आयुष ने कहा, हम लोग शायद ज्यादा सोच रहे हैं। ऐसी जगहों पर ऐसे सपने कोई बड़ी बात तो नहीं होती, हो जाता है, लेकिन सपनों को ही हकीकत मानना बेवकूफ़ी होगी। फिलहाल सुबह होने तक हमें सेफ रहना है हर हाल में, इसलिए किसी भी चीज़ में किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी है। उन्हें यह पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनकी हरकतों पर नज़र बनाए हुए हैं, भानु ने कहा। भानु, वो हत्यारे लुटेरे लोग हैं। वो अपने रास्ते की हर रुकावट को ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं और तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि शायद हम भी उनके रास्ते की रुकावट हो सकते हैं। मान लो, भगवान ना करे, लेकिन अगर उन्होंने किसी की जान ले ली तो वो उसे छिपाने के लिए हमें भी मारने की कोशिश करेंगे ताकि बात बाहर तक ना जाने पाए। हम यहाँ इकलौते ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उन्हें देखा है, आयुष ने कहा। उसकी बात सही थी। हम इस तरह कमरे में बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। हमें अपनी लोकेशन बदल लेनी चाहिए। क्यों ना हम किसी और कमरे में चले जाएं? मतलब उन्हें हमारी लोकेशन पता ही नहीं होगी और हम सुबह होते ही चुपके से यहाँ से फरार हो जाएंगे। वो लोग जो चाहे करते रहे। इशिका ने कहा, अभी मौका अच्छा है। दोनों अपने साथियों को खोजने गए। हमें फौरन कोई दूसरा कमरा देखकर या महल के किसी और हिस्से में जाकर छिप जाना चाहिए। आयुष ने इशिका की बात का समर्थन किया। भानु ने कुछ पलों तक सोचा। ठीक है, अपने सामान और अपने बैग्स उठा लो, भानु ने कहा। एक मिनट, उससे पहले मुझे कुछ करना है, कहते हुए आयुष ने बैग की जेब से डीओ की बोतल निकाली। भाई ये डीओ लगाने का टाइम नहीं है, भानु ने कहा, लेकिन आयुष ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बैग की दूसरी जेब से एक दूसरी बोतल निकाली। डीओ के ढक्कन को खोलकर उसने सारा डीओ फर्श पर उड़ेल दिया। मोंटी ने फौरन सरसों की तरफ गोलियां चला दी, जो सरसों को जा लगी। सरसों गोलियों से लड़खड़ाया जरूर, लेकिन वो फिर से उठ खड़ा हो गया। उसने उठते ही भयानक तेजी से आगे बढ़ते हुए सैंडी के गले को अपने नुकीले पंजों से जकड़ लिया। सैंडी चीख पड़ा। उसके नाखून उसके गले के मांस को चीरते हुए भीतर तक जा धंसे थे। उसके गले से खून का फव्वारा सा छूट पड़ा। सरसों ने इसी समय अपना मुंह खोला। उसके मुंह में अजीबोगरीब ढंग से सैकड़ों दांत थे। यह देखकर मोंटी डर के मारे फ्रीज हो गया। उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। सैंडी ने आखिरी कोशिश करते हुए अपने खंजर से सरसों के चेहरे पर कई वार किए। सरसों का चेहरा जगह जगह से बुरी तरह से कट फट गया, लेकिन उसे जैसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। उसने सैंडी की गर्दन पर अपने दांत जमा दिए और उसके सांस की नली एक झटके में उसके गर्दन से खींचकर बाहर निकाल दी। सैंडी के गले से खून का फव्वारा छूट पड़ा, जिसे सरसों मुंह खोलकर पीने लगा। इसी के साथ सैंडी के शरीर से चमकीला धुआं निकलने लगा। खून के साथ साथ वो धुआं सरसों के भयानक मुंह में समाने लगा। सैंडी का सारा शरीर जैसे निचुड़ने लगा था। उसकी त्वचा सूख कर काली पड़ने लगी थी। वो किसी मूर्ति में तब्दील होते जा रहा था और उस धुएं को सोखते हुए सरसों के चेहरे पर हुए घाव अपने आप भरने लगे। सैंडी मर चुका था। उसके खून के छींटों से मोंटी नहा गया था। वो जैसे बेहोशी से होश में आया। वो फौरन उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। सरसों अभी भी सैंडी के जिस्म से उसकी ऊर्जा खींचने में व्यस्त था, लेकिन उसे इसमें ज्यादा देर नहीं लगने वाली थी। मोंटी गला फाड़कर चीखता हुआ गलियारे में दौड़ने लगा।
वो दीवारों और खंभों से टकराते हुए गिरता पड़ता बदहवासा भाग रहा था। गलियारे की दूसरी तरफ कमरा बदलने की कोशिश में लगे आयुष, भानु और इशिका गोलियों और चीखों की आवाज सुनकर दहल उठे थे। गलियारे में गोलियां चली हैं और किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी है। लगता है उस सरसू ने उनके साथ कुछ भयानक किया है। हमें जल्दी कहीं छिपना होगा। आयुष दहशत के मारे चीख पड़ा, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही खून में नहाया हुआ मोंटी गलियारे से भागता हुआ बाहर निकला। वो उन्हें देखकर थम गया और हांफने लगा। उसकी हालत देखकर तीनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मोंटी, ये क्या हुआ? तुम्हारी हालत किसने बना दी? आयुष ने उसे खून से लथपथ देखकर पूछा। मोंटी की सांसें फूल रही थी। वो डर से थर थर कांप रहा था। वो कहना चाहता था लेकिन उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। सब खत्म हो गया। मेरे सारे साथी मर गए। यहाँ से भागो, निकलो यहाँ से। शैतान है, ये शैतान का महल है। वो सरसों आदम खोर है। उसने मेरे सभी साथी को मार दिया। वो हमारे पीछे भी आएगा। भागो यहाँ से। मोंटी चीख पड़ा। उसकी बात सुनकर तीनों ने हॉल की तरफ जाने वाले रास्ते पर दौड़ लगा दी। मोंटी उनके पीछे पीछे भाग रहा था। उनके पीछे आती गुर्राहट की आवाज अब नजदीक पहुंच रही थी। तेजी से भागो, वो हमारा पीछा कर रहा है। मोंटी चीखा। उसने पलट कर देखा, सरसू दीवारों पर दौड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसका मुंह सैंडी के खून से सना हुआ था। दरिंदे! मोंटी ने चीखते हुए उस पर एक गोली चलाई। उसकी गोली सरसू के कंधे में जा धंसी। वो चीखा, लेकिन उसकी चाल में कोई कमी नहीं आई। उल्टा वो इस हमले से और बुरी तरह तिल मिला गया। उसने अपनी तेजी बढ़ा ली। मोंटी ने पीछे पलट कर देखा और इसी चक्कर में वो अपना संतुलन खोकर फर्श पर मुंह के बल जा गिरा। उसके गिरते ही सरसू दीवार से उतरकर नीचे आ गया। वो गुर्रा रहा था। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान तैर रही थी। मुझे बचाओ, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। मोंटी ने भागते आयुष की तरफ देखकर कहा। वो ठिठक गया। भानु उसे रुकता हुआ देखकर हैरान हो गया। वो खतरे में, उसे मदद चाहिए, वो हमें बुला रहा है। आयुष ने कहा। लेकिन उसे कैसे बचाओगी? उस दरिंदे पर गोलियां असर नहीं कर रही हैं, वो कैसे मारेगा? उस दरिंदे पर गोलियां असर नहीं कर रही हैं, वो कैसे मरेगा? इशिका ने कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन हम ऐसे किसी को छोड़कर भाग नहीं सकते। आयुष ने कहा। हालांकि वो भी घबरा रहा था, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। उसका दिमाग कह रहा था कि उसे मोंटी को छोड़कर निकल जाना चाहिए, लेकिन दिल कह रहा था कि उसकी मदद करनी चाहिए। उसने मोंटी की तरफ देखा। वो फौरन दौड़ते हुए मोंटी के पास पहुंचा। सरसू मुंह फाड़े हुए मोंटी की तरफ बढ़ रहा था। जब आयुष को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने डीओ की बोतल निकाली जिसमें गंगा जल भरा हुआ था और उसने फौरन सरसू के खुले मुंह पर गंगा जल का स्प्रे कर दिया। उसकी इस हरकत से आश्चर्यजनक रूप से सरसू तड़प उठा। मोंटी ने मौका देखकर फौरन उसके खुले मुंह में गोलियां चला दी। सरसू इस झटके से पीछे जा गिरा। उसके मुंह से भयानक गुर्राहट गूंज रही थी। नहीं भाग पाओगे अपनी मौत से, सरसू ने कहा और बुरी तरह हंसने लगा। तब तक आयुष मोंटी के पास पहुंच चुका था। उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो मरा नहीं है, वो मरता ही नहीं है। भागो ऐसे, हर हाल में महल के बाहर निकलो बस। मोंटी चीखा। उसके साथ ही तीनों ने फिर भागना शुरू कर दिया। सरसू मुंह में लगी गोलियों और गंगा जल के छिड़काव से बिलबिला गया था। उसका चेहरा लगभग फट गया था, लेकिन वो फिर भी उठ खड़ा हुआ। उसका जबड़ा फटकर एक तरफ झूल रहा था। वो फिर से अपने नुकीले पंजों के बल दीवार में जा धंसा और गलियारे में दौड़ पड़ा। उधर चारों गिरते पड़ते किसी तरह से आखिरकार सीढ़ियों तक पहुंच ही गए थे। उन्होंने एक पल के लिए सांस ली। सीढ़ियां चढ़कर हॉल में पहुंच गए। नीचे तहखाने से अभी भी सरसू की आवाज आ रही थी। इसी बीच भानु को न जाने क्या सूझी। उसने फौरन तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। तहखाने का मजबूत दरवाजा लग चुका था। अब सरसू को कुछ देर तक रोका जा सकता था। चारों हाँफ रहे थे। डर के मारे सभी कांप रहे थे। उनके सामने अजीबोगरीब मूर्तियां अब भी खड़ी हुई जैसे उन्हें मुंह चिढ़ा रही थी। ये मूर्तियां नहीं है, ये सभी इसके शिकार हुए लोग हैं। वो लोगों के शरीर से कुछ खींचता है, उनके जिस्म से निकलने वाली किसी चीज को अपने भीतर खींचता है, जिसके बाद इंसान इस तरह से मूर्तियों में बदल जाते हैं। मोंटी ने कहा। उसने सैंडी का हाल देखा था। उसकी बात सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने हॉल में खड़ी अनगिनत मूर्तियों की तरफ देखा। 50 से ज्यादा मूर्तियां थी। इसका मतलब हम किसी पैलेस में नहीं बल्कि इन हैवानों के शिकार हुए लोगों के कब्रिस्तान में खड़े हैं, आयुष ने कहा। उसके माथे से पसीना छलक पड़ा। तुम लड़के वाकई इन सब में सबसे ज्यादा समझदार हो। एक सर्द आवाज से हॉल गूंज उठा। यह हेक्टर की आवाज थी। वो हमेशा की तरह ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह अजीब सी मुस्कुराहट थी। बस उसके चेहरे से उसकी झुर्रियां गायब थी। तुम आखिर हो कौन और इतने लोगों की जानें आखिर क्यों ली है? तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम जरूर कोई राक्षस हो। इशिका डर और घृणा से कांप रही थी। हेक्टर मुस्कुराया। तुम हम पर हमला नहीं करोगे, तुम्हारे उस पालतू जानवर की तरह? भानु ने कहा। मोंटी ने अपनी पिस्तौल का रुख उसकी तरफ किया, लेकिन भानु ने उसका हाथ खींच लिया।
भानु झरोकों से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था। वो सुबह की पहली किरण का इंतजार कर रहा था। मैं हमेशा से राक्षस नहीं था। मेरा नाम हेक्टर भी नहीं है। मेरा असली नाम गजेंद्र है। सन 57 की क्रांति के दौरान मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अंग्रेजों की एक छावनी में गया हुआ था। उसी दौरान बागियों ने हमला कर दिया। उन्होंने कई अंग्रेजों को मार गिराए, उनके मुख्यालयों में आग लगा दी। उसी आग में मेरे मासूम बीवी बच्चे भी झुलस कर खत्म हो गए। मुझे इस समय काफी गुस्सा आया। मुझे इस विद्रोह से नफरत हो गई। मेरे सीने में बदले की आग धड़कने लगी। बीवी बच्चों की मौत के साथ मेरा दुनियादारी से मोह खत्म हो गया। बस प्रतिशोध सुलगता रहा। मैं किसी भी तरह से इस पूरे समाज से आजादी चाहने वालों से बदला लेना चाहता था। मैं उस दौरान बंगाल गया। वहां मैं काली शक्तियों के पुजारियों से मिला और तंत्र साधना से मसान को सिद्ध करने की विद्या सीखी, जो एक ही बार काम करती है। उसके बाद मैं वापस अपने महल आ गया। मैंने परिवार के बाकी सदस्यों से ये राज छिपा कर रखा और इन जंगलों के बीच मसान की साधना करने लगा। कुछ ही सालों की साधना के बाद मसान मेरे खास अंगरक्षक सरसू के शरीर को माध्यम बनाकर मेरे सामने आ गया। उसने मुझसे अपनी इच्छा पूछी। मैंने बता दिया कि इन सभी आज़ादी के दीवानों की मौत चाहिए मुझे। मसान ने असमर्थता जता दी। वो इतनी बड़ी तादाद में किसी का आहत नहीं कर सकता था। ये उसके बस की बात नहीं थी। काली शक्तियों के अपने कुछ नियम कायदे और सीमा होती है, वो उनमें बंधा हुआ था। तब मैंने उससे कभी ना खत्म होने वाली उम्र मांग ली, ताकि मैं जब तक जिंदा रहूं तब तक सभी से अपना बदला लेता रहूं। उसने मुझे लंबी उम्र का वरदान दिया, लेकिन ये वरदान किसी भगवान ने नहीं बल्कि एक शैतान ने दिया था। और शैतान की कोई भी चीज बिना किसी मूल्य की नहीं होती। उस शैतान ने मुझे सीधे सीधे लंबी उम्र नहीं दी, बल्कि उसने मुझे दूसरों की उम्र चुराने की सिद्धि दे दी। सीधा सा मतलब ये कि मैं किसी को मारकर उसकी बची हुई उम्र चुरा सकता था, जिससे मेरी उम्र बढ़ती चली जाती। चूंकि मसान सरसू पर भी आया था, तो उसने उसे भी इस सिद्धि का भागी बना दिया। अब हम दोनों ने चुन चुन कर बागियों को छिप छिप कर मारना शुरू कर दिया। उसका असर होने लगा था। हम जिसे भी मारते थे उसके शरीर से सारी ऊर्जा हमारे भीतर आ जाती थी और वो शख्स पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाता था। इस तरह हमारी उम्र लंबी हो गई। हमारे परिवार वाले अपनी उम्र पूरी करके मरने लगे, लेकिन हमारी उम्र काफी धीमी गति से बढ़ रही थी। कुछ दिनों में लोगों को हम पर शक होने लगता था, तो हम कुछ सालों के लिए कहीं लापता हो जाया करते थे और फिर अपने ही परिवार की अगली पीढ़ी बनकर हम लौट आते थे। इस तरह हमने 1857 से 1900 तक का सफर किया। इस दौरान हमारे अज्ञातवास में होने के बीच हमारे परिवारों पर वापस हमले हुए, जिसमें काफी नुकसान हुआ, काफी लोग मरे। धीरे धीरे हमारे परिवार को शापित माना जाने लगा। ये बदला वगैरह एक समय तक अच्छा लगता है। आपको कुछ सालों तक ये चीजें काफी जलाती हैं, सुलगाती हैं, लेकिन उसके बाद आप धीरे धीरे इन चीजों को भूलते चले जाते हो। लंबी उम्र के साथ अभिशाप ये भी आता है कि आप सामान्य से ज्यादा उम्र बिता लो तो आप अपने आप उन अपनों की शक्ल ही भूल जाते हो, जो समय की परतों में कहीं खत्म हो गए। उस विद्रोह के समय मेरी उम्र 45 के करीब थी। अब तो शायद 200 पार हो चुकी होगी। बीतते समय के साथ बदला जैसी चीज मेरे लिए फिजूल की चीज होती चली गई। आप अपनों की शक्लें भूल जाते हो, उनके बारे में आपकी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। उसके बाद उनसे जुड़े प्रतिशोध भी फिजूल हो जाते हैं। मेरी हर इच्छा खत्म हो गई। मैंने अपने आप को इस पैलेस में कैद कर लिया। मैं कुछ साल फिर कहीं चला गया। इस दौरान मेरी दूर की बची हुई आखिरी रिश्तेदार यानी मेरी बहन यहाँ आई। उसके आने के बाद मैं वापस लौटा। मुझे कुछ दिन परिवार के साथ होने का एहसास मिला। मेरी लंबी उम्र मुझे सताती बहुत थी। मेरी बहन बुढ़ी होकर अकेले मर गई। उसके साथ ही मेरे जीने की तमन्ना भी खत्म हो गई। लेकिन मेरा शरीर जस का तस था। वो बूढ़ा हो रहा था, लेकिन मर नहीं रहा था। बूढ़े होते शरीर की अपनी तकलीफें होती है, जिन्हें झेलना नामुमकिन सा था। इन तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए मैं किसी का शिकार कर लिया करता और उसके शरीर के साथ ही मेरी उम्र फिर बढ़ जाती। कहते हैं ना, मरने की ख्वाहिश रखने वाले भी आखिरी समय में जीने की दुआ मांगने लगते हैं। मेरे और सरसों के साथ यही था। इसी वजह से हम शिकार करने पर मजबूर थे।
हमारा शरीर उस मसान की श्राप में फंस चुका था। हम कई बार मर चुके हैं, इसके बावजूद हमारे शरीर में फंसी हमारी आत्मा उस सिद्धि के कारण मुक्त ही नहीं हो पाती। हम यहाँ अकेले अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसे में तुम जैसे कुछ लोग यहाँ पहुंचकर हमारे भीतर फिर से जीने की और जवान होने का लालच जगा देते हैं। खैर, मैंने बहुत बातें बना ली। आज तक मैंने किसी से इतनी बातें नहीं की। अब बातें बहुत हो गई। अब अपने भगवान को याद कर लो, तुम्हारे जाने का समय आ गया। कहते हुए हेक्टर ने गजब की फुर्ती दिखाई और पलक झपकते ही वो उनके बीच पहुंच गया। सभी की चीखें निकल गई। उसने झपट कर इशिका को अपने पंजे में दबोच लिया। इशिका चीख पड़ी और इसी समय भानु ने अपना खंजर निकालकर हेक्टर के हाथों पर वार कर दिया। हेक्टर की चमड़ी कुछ जगह से उधड़ गई, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने दूसरे हाथ से भानु की भी गर्दन दबोच ली और दोनों को हवा में उठा लिया। इसी के साथ हेक्टर का मुंह भयानक ढंग से खींच। भानु और इशिका के शरीर अजीब सी रोशनी से चमकने लगे। उनके बदन से धुएं जैसा कुछ निकलने लगा। दोनों बुरी तरह छटपटाने लगे। ये उनकी उम्र खींच रहा है, उन्हें मार देगा ये, मोंटी चीखा। तब जाकर आयुष को जैसे होश आया। अबे हेक्टर, शैतान के पिल्ले, दम है तो मुझे हाथ लगाकर दिखा। लड़की पर क्या अपनी ताकत दिखा रहा है? 200 साल का आदमी एक 20-25 साल की बच्ची पर अपनी ताकत दिखा रहा है। क्या यही है तेरे राजघराने की परंपरा? नीच आदमी, थूकता हूं तुझ पर और तेरे घराने पर, आयुष ने घृणा से थूकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर हेक्टर गुस्से से कांप उठा। उसने इशिका को फेंक दिया। वो फर्श पर जा गिरी और बुरी तरह खांसने लगी। आयुष जब तक कुछ समझता, हेक्टर के नुकीले पंजों ने उसके गले को जकड़कर उसे भी उठा लिया। मोंटी ने फौरन हेक्टर के सिर का निशाना लेकर गोली चला दी। हेक्टर को झटका लगा, लेकिन उसने उसकी परवाह तक नहीं की। उसने अपना मुंह वापस खोल लिया। इसी के साथ आयुष को अपने भीतर से कुछ खींचता हुआ महसूस होने लगा। ऐसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींची चली जा रही है। उसने बिना कोई एक पल गंवाए अपनी जेब से गंगा जल की बोतल निकाली और ढक्कन खोलकर पूरा गंगा जल हेक्टर के खुले मुंह में उड़ेल दिया। आयुष की इस हरकत से हेक्टर चौंक पड़ा। उसे इससे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। जब तक उसे कुछ समझ में आता, तब तक आयुष ने पूरी बोतल उसके मुंह में खाली कर दी थी। हेक्टर अपना गला पकड़कर बैठ गया। आयुष और भानु उसके चंगुल से आजाद होकर गिर पड़े। आयुष पर अब भी कमजोरी छाई हुई थी, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। उसने फौरन जेब से दूसरी बोतल निकाली और उसमें रखी हुई मिट्टी हेक्टर के ऊपर डाल दी। हेक्टर इससे बुरी तरह तड़पने लगा। मिट्टी से स्पर्श होते ही उसकी हवा में लहराते पैर धरती पर आ टिके। इसी के साथ वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसके शरीर से धुआं उठने लगा। वो भीतर ही भीतर किसी भीषण दाह से सुलगने लगा था। ये क्या था? तूने क्या किया मेरे साथ? हेक्टर भयानक ढंग से चीखा। उसकी चीख के साथ ही तहखाने में सरसू भी चीखने लगा था। शायद एक ही श्राप में बंधे होने की वजह से दोनों पर असर हो रहा था। भानु, तूने मुझसे पूछा था ना कि मैंने हरिद्वार से ये मिट्टी और गौमुख से गंगा जल क्यों लिया? मैंने तो यादों को संजोने के इरादे से लिया था। मुझे क्या पता था कि वो मेरे इस तरह से काम आ जाएंगी। मृत्यु होने के बाद मृतक को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा जल पिलाया जाता है। उसका अंतिम संस्कार होने के बाद उसकी अस्थियों को गंगा जल में बहाया जाता है, जिसके बाद उसका शरीर मिट्टी में मिलकर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। ये सालों से मुर्दा ही तो था, दूसरों की उम्र चुरा कर जी रहा था। इसकी अपनी उम्र तो कब की खत्म हो चुकी थी। बस श्राप की वजह से शरीर की कैद से इसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही थी। मैंने इसके मुंह में शुद्ध गंगा जल डाल दिया है। उसके बाद इसके ऊपर हरिद्वार के ब्रह्मकुंड से ली गई इस मिट्टी का छिड़काव कर दिया है। ब्रह्मकुंड में ही अस्थि विसर्जन किया जाता है, जिसके बाद मान्यता है कि आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। अब इन दोनों चीजों ने अपना असर दिखा दिया है। हेक्टर की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई, आयुष ने कहा। हेक्टर चीखता चिल्लाता रहा। उसका शरीर अचानक आग की लपटों में घिर गया। सुबह की पहली किरण फूट चुकी है। हमें अब महल के बाहर निकलना चाहिए। सही अवसर है, भागो, आयुष चीखा। उसके चीखते ही भानु, इशिका, मोंटी और खुद आयुष महल के दरवाजे की तरफ भागने लगे। मशालें ले लो, अगर बाहर जंगली जानवर मिले तो काम आएगी, भानु ने कहा। तो तीनों ने दीवार के कोनों पर लगे हुए मशालों को उठा लिया। मोंटी ने दरवाजे के बाहर कदम रखने से पहले एक बार पलटकर सुलगते हेक्टर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर घृणा दिखाई दे रही थी। उसने एक मशाल उठाकर हॉल के लकड़ी के फर्नीचर की तरफ फेंक दी। ये मनुष्य महल भी तेरे साथ ही खत्म होगा, नरभक्षी शैतान, मोंटी ने कहा। और इसी के साथ उन्होंने मेन गेट खोल दिया। सभी दौड़ते भागते महल के बाहर पहुंच चुके थे। उन्होंने पलटकर महल की तरफ देखा। महल हेक्टर की भयानक चीखों से गूंज रहा था। महल के झरोकों से अब धुआं निकलने लगा था। तो यहाँ खड़े रहकर तमाशा नहीं देखना है। पता चला वो राक्षस फिर कहीं से हाथ हमकेगा। सरसू खत्म हुआ है या नहीं, यह मैं नहीं पता।
हमने बस श्राप से जुड़े होने की वजह से अंदाजा भर लगाया है कि वो भी खत्म हो चुका होगा। इसके बावजूद हमें जितनी जल्दी हो सके हेक्टर के इलाके से बाहर निकलने पर जोर देना चाहिए। मशाले थमाते हुए चलते रहो, इशिका ने कहा। तीनों ने फिर दौड़ना शुरू कर दिया। वे बेतहाशा भागे जा रहे थे। किसी तरह उन्होंने मौत को चकमा दिया था। वो बिना रुके भागते रहे। आखिरकार कुछ देर बाद उन्हें हेक्टर के इलाके की चेतावनी वाला बोर्ड नजर आ ही गया। उन्होंने बिना एक पल भी गंवाए उस बोर्ड को पार कर लिया। बोर्ड को पार करते ही सभी धरती पर गिरकर हांफने लगे। आखिरकार हम कामयाब रहे, हम बच गए, आयुष ने कहा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। भाई, इस कहानी का असली हीरो तो तू ही निकला। आखिर में तू ही काम आया। भानु ने उसके कंधे थपथपाए। मुझे एक बात कहनी थी, इशिका ने कहा। आयुष उसकी तरफ देखने लगा। वो उसके मन की बात समझ गया था। महल के भीतर बिताए हर पल में मुझे लगा कि शायद ये पल मेरा आखिरी होगा और मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स बताए बिना मरना नहीं चाहती। और वो ये है कि इशिका की बात अधूरी रह गई। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आयुष ने उसकी बात पूरी की और दोनों गले लग गए। उनकी आंखों में आंसू थे। जिंदा बचने की खुशी थी। मेरे तो सारे दोस्त खत्म हो गए, मोंटी ने कहा। भानु कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि वो अपने शब्दों से मोंटी के जख्मों को नहीं भर सकता। कुछ जख्म गुजरते वक्त के साथ ही भरते हैं। तो चलो, हमें अभी 8 किलोमीटर उतरना है। पन्ना भाई साहब तब तक रास्ते में मिल ही जाएंगे, भानु ने कहा और उन्होंने सिर हिला दिया और सब अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े।